हम लोग डिस्कस करेंगे एक रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है और करंट के फ्लो के वजह से और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो रेक्टेंगुलर लूप पे लगेगा टॉर्क। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला कंसीडर कर लेते हैं मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पर हमने कंसीडर किया नॉर्थ पोल वाला मैग्नेट, साउथ पोल वाला मैग्नेट, जिसकी वजह से मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस क्रिएट हो रही है, स्टार्ट हो रही है नॉर्थ पोल से, एंड हो रही है साउथ पोल पर। और यहाँ पर हमने एक रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप लिया है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। करंट के फ्लो की वजह से और मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड की वजह से रेक्टेंगुलर लूप पे लगेगा फोर्स। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है व्हेन एवर करंट कैरिंग कंडक्टर इज कीप इन अ मैग्नेटिक फील्ड अ फोर्स विल एक्ट ऑन इट। मतलब एक कंडक्टर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है, अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे तो उस पर लगेगा फोर्स। तो ये जो करंट कैरिंग जो रेक्टेंगुलर लूप है इसके हम लोग कुछ डायमेंशंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये जो रेक्टेंगुलर लूप है इसके जो चार साइड है इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ABCD। ये जो AD है वो ये रेक्टेंगुलर लूप की ब्रेथ है और सिमिलरली BCB ये रेक्टेंगुलर लूप की ब्रेथ है। और ये जो DC जो आर्म है वो है ये रेक्टेंगुलर लूप की लेंथ। तो ये जो AB आर्म है, ये जो AD आर्म है वो है रेक्टेंगुलर लूप की ब्रेथ और जो DC आर्म है वो है रेक्टेंगुलर लूप की लेंथ। जब लेंथ और ब्रेथ को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रेक्टेंगुलर लूप है उसका हमें मिल जाएगा एरिया। और हम लोग कंसीडर कर लेते हैं जो रेक्टेंगुलर जो लूप है उसका जो डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर होगा रेक्टेंगुलर लूप के एरिया के साथ। ये या फिर जो रेक्टेंगुलर लूप है उसके प्लेन या फिर उसके सरफेस के साथ। मतलब कुछ इस तरीके से हमने रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर किया। तो जो रेक्टेंगुलर लूप का जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा ये रेक्टेंगुलर लूप के सरफेस के साथ या फिर एरिया के साथ। तो ये जो एन कैप है वो इंडिकेट कर रहा है रेक्टेंगुलर लूप का एरिया, और जो कि है परपेंडिकुलर ये रेक्टेंगुलर लूप के साथ। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर लूप है उसका जो एरिया है, उसका जो प्लेन है उसके साथ परपेंडिकुलर है ये रेक्टेंगुलर लूप का डायरेक्शन। तो हम लोग मान लेते हैं रेक्टेंगुलर लूप में करंट फ्लो हुआ, करंट के फ्लो के वजह से जो रेक्टेंगुलर लूप होगी वो अपनी एक्सिस से कर जाएगी रोटेट। तो जब ये अपनी एक्सिस से रोटेट कर जाएंगी तो अगर हम लोग यहाँ पर AD आर्म को देखें, AD आर्म और BC आर्म, तो जो AD आर्म और जो BC आर्म होंगे वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बनाएंगे। तो हम लोग उसको यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड और ये AD आर्म। मतलब फॉर एग्जांपल हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये है पेन इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड, और ये हमने कंसीडर किया ये रेक्टेंगुलर लूप है, ये रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है। तो करंट के फ्लो की वजह से होगा क्या, इनिशियली रेक्टेंगुलर लूप कुछ इस फॉर्म में होगी, पेन इंडिकेट करिए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो जब करंट फ्लो होगा तो जो रेक्टेंगुलर लूप होगी वो कुछ इस तरीके से रोटेट कर जाएंगी। तो अगर हम लोग देखें जो AD आर्म है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा है, जो AD आर्म है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक एंगल बना रहा है, हम लोग देख सकते हैं। तो अगर हम लोग देखें ये जो AD आर्म है मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है, तो ये जो एंगल है इसको हम लोग मान लेते हैं अल्फा। अभी अल्फा एंगल कितना होगा इसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम लोग देखें ये जो एन कैप है, जो कि ये जो एन कैप हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, ये जो हमने जो रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर किया था उसका जो डायरेक्शन है वो एन कैप इंडिकेट कर रहा है। तो एन कैप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है अगर वो थीटा होता है तो ये जो आर्म AD और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच का जो एंगल है जो कि है अल्फा, वो एंगल होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें ये एन कैप और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का अगर एंगल अगर थीटा होता है तो मैग्नेटिक फील्ड और जो AD आर्म है दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। मतलब 90 डिग्री में से अगर हम लोग ये थीटा एंगल को, जैसे कि मैंने बोला ये जो एन कैप है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के बीच का एंगल है थीटा। तो अगर हम लोग ये 90 डिग्री में से अगर हम लोग ये थीटा एंगल को अगर हम लोग माइनस करते हैं तो हमें मिल जाएगा इतना एंगल। तो ये वाला जो एंगल है इसको हमने मान लिया अल्फा, और ये जो एंगल होगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। तो ये वाला जो एंगल है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा, और वो जो एंगल है उसको हमने कंसिडर किया है अल्फा। इसको हम लोग आगे यूज़ करने वाले इसलिए मैं इसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। तो बेसिकली होगा क्या, ये रेक्टेंगुलर लूप में करंट फ्लो हो रहा है तो करंट के फ्लो की वजह से रेक्टेंगुलर लूप पे लगेगा फोर्स। मतलब ये जो रेक्टेंगुलर लूप का जो चारों आर्म है, AB आर्म, BC आर्म, CD आर्म, DA आर्म, ये चारों आर्म पे लगेगा फोर्स। और ये चारों आर्म पे फोर्स लगेगा मगर कोई दो ही आर्म रिस्पॉन्सिबल हो गए, मतलब दो ही आर्म रिस्पॉन्सिबल हो गए, AB आर्म और CD आर्म ही रिस्पॉन्सिबल हो गए रेक्टेंगुलर लूप के रोटेशन के लिए। इसके बारे में आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फोर्स जो कि AB आर्म पर एक्ट करेगा। तो जो AB आर्म पर जो फोर्स एक्ट करेगा उसको हम लोग मान लेते हैं F1 फोर्स। हमें ये पता होना चाहिए, जैसे कि हमें मालूम है यहाँ पर हमें दो चीज़ अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स कितना एक्ट करेगा वो डिपेंड करता है करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। इन शॉर्ट कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर एक कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उस पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा करंट एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। और फोर्स का जो डायरेक्शन है अगर उससे हमें फाइंड आउट करना हो तो हम लोग यूज़ करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से 4 फिंगर इंडिकेट करती है मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर FF मैग्नेटिक फील्ड, 4 फिंगर फील्ड,
और जो मिडल फिंगर है वो इंडिकेट करती है करंट का फ्लो का डायरेक्शन, और जो थंब है वो इंडिकेट करता है फोर्स का डायरेक्शन। और हमें एक चीज़ पता होना चाहिए, अगर हम लोग कोई वेक्टर्स के थ्रू अगर हम लोग डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं तो जो राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर होती है उसको हम लोग पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ लेके जाते हैं। मतलब जो राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर होगी, राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर होगी उसको हम लोग पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ लेके जाएंगे। तो जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन। तो कुछ इस तरीके से हम लोग दो वेक्टर्स के थ्रू फोर्स का डायरेक्शन फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग सबसे पहला फाइंड आउट करेंगे फोर्स जो कि ए बी आर्म पर एक्ट करेगा। फोर्स जो कि ए बी आर्म पर एक्ट करेगा उसको हम लोग मान लेते हैं F1 फोर्स। तो ये जो F1 फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा करंट एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है, करंट एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, और ये है फोर्स का वेक्टर फॉर्म। तो जो ए बी आर्म पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है F1 उसका जो वेक्टर फॉर्म होगा वो बराबर में होगा करंट एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के। और जो वेक्टर फॉर्म है वो इंडिकेट करता है फोर्स का डायरेक्शन। तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। यहाँ पर हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से अगर हम लोग देखें जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है, जो एडी आर्म में जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है ये हमने कंसीडर किया था ए बी आर्म, बी सी आर्म, सी डी और डी ए आर्म। जो ए बी आर्म में जो करंट के फ्लो का जो डायरेक्शन है वो कुछ इस तरीके का है। अगर हम लोग देखें जो मिडल फिंगर हो, अगर मिडल फिंगर को अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में अगर अलाइन करें, मिडल फिंगर को अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन में अलाइन करें और अगर फोर फिंगर को अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करें तो जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन। तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। करंट का डायरेक्शन अगर हम लोग यहाँ पर देखें जो करंट का जो डायरेक्शन है, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है। करंट का डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। मतलब जो ए बी आर्म पर जो फोर्स एक्ट करेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो करंट एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है हम लोग उसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करेंगे। हमें पता होना चाहिए जब भी हम लोग कोई भी दो वेक्टर्स का अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन फाइंड आउट करते हैं या फिर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं, कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का हम लोग साइन ऑफ एंगल कंसीडर करते हैं। और सिमिलरली दो वेक्टर्स के बीच का अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का कोसाइन ऑफ एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें, यहाँ पर हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो हमें साइन ऑफ एंगल कंसीडर करना होगा, और ये जो करंट एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पर करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का साइन ऑफ एंगल। तो दोनों के बीच का जो एंगल है थीटा, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का, करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होगा वो होगा थीटा। जब भी हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के हेल्प से जब हम लोग फोर्स फाइंड आउट करते हैं तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड और करंट और फोर्स तीनों के बीच का जो एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। या तो करंट एलिमेंट या तो मैग्नेटिक फील्ड या तो फोर्स या फिर करंट एलिमेंट, मतलब जो फोर्स जो होगा या फिर जो करंट एलिमेंट या फिर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो दोनों के बीच का जो एंगल होगा वो हमेशा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि जो फोर फिंगर, थंब और जो मिडल फिंगर है वो एक दूसरे के साथ परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो थीटा होगा वो होगा 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री हो जाएगा 1। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ILB। तो जो ए बी कंडक्टर पर जो फोर्स एक्ट करेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। मतलब ये जो पेपर है इसके ऊपर की तरफ होगा, जो ऊपर की तरफ होगा, ये जो पेपर है उसके ऊपर की तरफ होगा फोर्स का डायरेक्शन, और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ILB। मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो डिपेंड करेगा करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड कितना और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना। अगर दोनों का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा तो F1 फोर्स का मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड अगर कम होगा तो जो F1 फोर्स होगा उसका मैग्नीट्यूड कम होगा। सिमिलरली अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे फोर्स जो कि एक्ट करेगा CD आर्म पर। तो जो CD आर्म पर जो फोर्स एक्ट करेगा उसको हम लोग मान लेते हैं F2 फोर्स। तो जो F2 फोर्स होगा वो डिपेंड करेगा कि CD आर्म पर जो करंट एलिमेंट है और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। तो जो CD आर्म पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो बराबर में होगा करंट एलिमेंट, मतलब जो CD आर्म पर जो करंट एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं वो और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो दोनों के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा फोर्स जो कि CD आर्म पर एक्ट करेगा, जो कि ये CD आर्म पर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये है फोर्स का वेक्टर फॉर्म, यह है फोर्स का वेक्टर फॉर्म, और जो वेक्टर फॉर्म होता है वो इंडिकेट करता है डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग फिर से फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाएंगे। तो जो फोर फिंगर होगी वो मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करेगी, और जो मिडल फिंगर होगी वो इंडिकेट करेगी करंट के डायरेक्शन को, करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके का है, और जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन जो कि होगा नीचे की तरफ। तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा नीचे की तरफ, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो होगा नीचे की तरफ। मतलब जो CD आर्म पर जो फोर्स एक्ट करेगा, जो CD आर्म पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो नीचे की तरफ होगा, CD आर्म पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो नीचे की तरफ होगा। मतलब ये पेपर के अंदर के तरफ होगा। मतलब हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये आर्म,
ये आर्म हमने कंसिडर किया ए बी सी डी। तो ये जो ए बी आर्म है इस पर जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, ऊपर की तरफ एक्ट करेगा। ए बी आर्म पर जो फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा, और ये जो सी डी आर्म पर जो फोर्स होगा वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, नीचे की तरफ एक्ट करेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो F2 फोर्स होगा वो नीचे की तरफ होगा और जो F1 फोर्स होगा वो ऊपर की तरफ होगा। अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें बेसिकली क्या करना होगा, ये करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का हमें साइन ऑफ एंगल फाइंड आउट कर कंसीडर करना होगा। मतलब हमें जो करंट एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना होगा। तो उसके लिए हम लोग कंसीडर करेंगे करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का साइन ऑफ एंगल जो कि है थीटा। थीटा जो होगा वो होगा 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर हमने लगाया फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो जो फोर्स का जो साइन ऑफ 90 डिग्री होगा वो हो जाएगा 1, और जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा ILB। तो जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम। तो जो F1 फोर्स और जो F2 फोर्स है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम। और अगर हम लोग देखें दोनों का जो डायरेक्शन है वो भी सेम है। अगर हम लोग देखा जाए तो दोनों का जो डायरेक्शन होगा वो होगा क्लॉकवाइज। दोनों का अगर हम लोग डायरेक्शन देखें वो है क्लॉकवाइज। F1 फोर्स भी क्लॉकवाइज में और F2 फोर्स भी क्लॉकवाइज में। ऐसा नहीं है कि F1 फोर्स क्लॉकवाइज में तो F2 फोर्स काउंटर क्लॉकवाइज में, F1 फोर्स भी क्लॉकवाइज में और F2 फोर्स भी क्लॉकवाइज में। तो जो फोर्सेस का जो डायरेक्शन है अगर उसको हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में अगर हम लोग कंसीडर करें तो फोर्सेस का जो डायरेक्शन होगा वो सेम होगा और दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड भी सेम है। अभी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स जो कि AD आर्म पर एक्ट करेगा और BC आर्म पर एक्ट करेगा। तो जो AD आर्म पर जो फोर्स एक्ट करेगा उसको हम लोग मान लेते हैं F3 फोर्स। AD आर्म पर जो फोर्स एक्ट करेगा उसको हम लोग मान लेते हैं F3 फोर्स, और वो जो फोर्स होगा डिपेंड करेगा AD आर्म पर जो हम लोग जो करंट एलिमेंट कंसीडर कर रहे हैं वो, और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो AD आर्म है, ये जो AD आर्म है वो ये रेक्टेंगुलर लूप का ब्रेथ है। तो यहाँ पर हम लोग L की जगह कंसीडर करेंगे ब्रेथ। तो जो फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म होगा जो कि AD आर्म पर एक्ट करेगा वो बराबर में होगा IB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। और हमें मालूम है जो वेक्टर फॉर्म होता है वो इंडिकेट करता है फोर्स का डायरेक्शन। तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। मतलब ये जो AD आर्म पर जो फोर्स एक्ट करेगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। उसको हम लोग कैसा फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बोला था हम लोग फोर्सेस अगर दो वेक्टर्स के थ्रू अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो तो जो राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर है उसको हम लोग पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ लेके जाते हैं, और जो थंब होता है वो इंडिकेट करता है फोर्स का डायरेक्शन। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो पहला वाला जो वेक्टर है वो है करंट एलिमेंट और जो दूसरा जो वेक्टर है वो है मैग्नेटिक फील्ड। पहला वाला वेक्टर करंट एलिमेंट, दूसरा वाला वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड। तो जो राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर होगी, राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर होगी उसको हम लोग पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ लेके जाएंगे, करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके जाएंगे। तो जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन जो कि होगा ऊपर की तरफ। तो अगर हम लोग देखें जो F3 जो फोर्स होगा उसका जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा, फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो ऊपर की तरफ होगा। अभी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग बेसिकली क्या करेंगे, जो करंट एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का हम लोग साइन ऑफ एंगल कंसीडर करेंगे। तो ये करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड और ये मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का जो एंगल है साइन ऑफ एंगल वो है अल्फा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखो ऑलरेडी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है मैग्नेटिक फील्ड और ये जो AD आर्म है दोनों के बीच का जो एंगल है वो है अल्फा, और जो अल्फा है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो अल्फा है वो है 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा IB कोसाइन ऑफ थीटा। मतलब जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा जो कि AD आर्म पर एक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा कि करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है, दोनों के बीच का जो कोसाइन ऑफ एंगल है वो कितना है। और जो फोर्स का जो डायरेक्शन है F3 फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। अगर हम लोग देखें F3 फोर्स का जो डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ है। सिमिलरली अभी हम लोग देख लेते हैं फोर्स जो कि एक्ट करेगा BC आर्म पर। BC आर्म पर जो फोर्स एक्ट करेगा डिपेंड करेगा कि BC आर्म पर करंट एलिमेंट कितना है और मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, और दोनों का मतलब जो करंट एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करेगा फोर्स F4 जो कि BC आर्म पर एक्ट करेगा। तो यहाँ पर हम लोग कंसिडर कर लेते हैं ये जो F4 जो फोर्स है जो कि BC आर्म पर एक्ट करेगा वो बराबर में होगा करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के क्रॉस एलिमेंट के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें सिमिलरली ये जो BC आर्म है, ये जो BC आर्म है वो ये रेक्टेंगुलर लूप का ब्रेथ है। तो यहाँ पर हम लोग L की जगह कंसिडर करेंगे B, L की जगह हम लोग यहाँ पर कंसिडर करेंगे B। तो यहाँ पर हम लोग L की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे B। तो जो फोर्स होगा उसका जो वेक्टर फॉर्म होगा जो कि ये BC आर्म पर एक्ट करेगा वो बराबर में होगा IB वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। मतलब जो फोर्स का जो वेक्टर फॉर्म होगा वो डिपेंड करेगा करंट एलिमेंट और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के ऊपर।
और जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा, जैसे कि हमें मालूम है जो फोर्स का जो डायरेक्शन है उसे अगर हमें फाइंड आउट करना हो तो हम लोग राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ लेके जाएंगे। तो यहाँ पर जो पहला वेक्टर है वो है करंट एलिमेंट और जो दूसरा वेक्टर है वो है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है पहला वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड दूसरा वेक्टर है, तो राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर होगी उसको हम लोग करंट एलिमेंट से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ लेके जाएंगे। तो जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो हमें नीचे की तरफ मिलेगा। तो ये है फोर्स का वेक्टर फॉर्म जो कि BC आर्म पर एक्ट करेगा और जो फोर्स का जो डायरेक्शन होगा वो नीचे की तरफ होगा। अभी हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं फोर्स का मैग्नीट्यूड। फोर्स का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या कंसीडर करना होगा, ये जो करंट एलिमेंट है उसका मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का साइन ऑफ एंगल। करंट एलिमेंट का मैग्नीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का साइन ऑफ एंगल अल्फा। अल्फा है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा। जो BC आर्म होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ अल्फा एंगल, जो BC आर्म होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो एंगल बनाएगा वो होगा 90 डिग्री माइनस थीटा। BC आर्म होगा वो भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम एंगल बनाएगा। ये हमने कंसीडर किया, पेन इंडिकेट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ पे हमने कंसीडर किया BC आर्म। तो अगर हम लोग देखें जो BC आर्म और जो AD आर्म है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम एंगल बना रहे जो कि 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जो 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा कोसाइन ऑफ थीटा। और जो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा F4 फोर्स वो हो जाएगा IB। मतलब जो BC आर्म पर जो फोर्स एक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड और दोनों के बीच का जो एंगल है कोसाइन ऑफ थीटा उसके ऊपर। तो अगर हम लोग यहाँ पर देखें ये जो F4 फोर्स और जो F3 फोर्स है दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो है सेम IB कोसाइन ऑफ थीटा, IB कोसाइन ऑफ थीटा। करंट एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड और दोनों के बीच का एंगल, करंट एलिमेंट मैग्नेटिक फील्ड दोनों के बीच का एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें फोर्सेस का मैग्नीट्यूड तो सेम है मगर फोर्सेस का डायरेक्शन अपोजिट है। जो F3 फोर्स है वो ऊपर की तरफ है, जो F3 फोर्स है वो ऊपर की तरफ है और जो F4 फोर्स है वो नीचे की तरफ है, जिसके वजह से दोनों जो फोर्सेस हो गए वो कैंसिल हो जाएंगे। F3 फोर्स और जो F4 फोर्स होगा वो कैंसिल हो जाएगा और जो लास्ट में जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स हो गए वो हो गए F1 फोर्स और F2 फोर्स। F1 फोर्स और F2 फोर्सेस के वजह से जो रेक्टेंगुलर लूप होगा वो अपनी एक्सिस से करेगा रोटेट और ये जो F3 फोर्स और जो F4 फोर्स हो गए वो पूरी तरीके से कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें F1 फोर्स और F2 फोर्स के वजह से जो रेक्टेंगुलर लूप होगा वो अपनी पोजीशन से करेगा रोटेट। और हमें मालूम है अगर कोई पार्टिकल अगर रोटेट करता है तो उसके पीछे का जो पॉसिबल रीजन होता है वो होता है टॉर्क, और जो टॉर्क होता है वो बराबर होता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस के। हमें फोर्स का तो मैग्नीट्यूड मालूम है, फोर्स कितना है, फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है ILB। जो रिस्पॉन्सिबल फोर्सेस है F1 और F2 दोनों का जो मैग्नीट्यूड है वो है ILB। F1 फोर्स का भी मैग्नीट्यूड है ILB और F2 फोर्स का भी जो मैग्नीट्यूड है वो है ILB। अब ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होता है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने सेम यहाँ पर कंसीडर किया ये AD आर्म, ये हमने AD आर्म कंसीडर किया, ये है मैग्नेटिक फील्ड और AD आर्म और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल अल्फा जो कि है 90 डिग्री माइनस थीटा और ये जो N कैप है वो इंडिकेट कर रहा है ये रेक्टेंगुलर लूप का डायरेक्शन। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग A से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और D से हम लोग लाइन ड्रॉ करते हैं और दोनों जो लाइन होगी वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कर जाएंगी इंटरसेक्ट। तो अगर हम लोग देखिए ये जो लाइन है A से हमने ड्रॉ करी और जो D से जो हमने जो लाइन ड्रॉ करी वो जो लाइन है वो इंडिकेट कर रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या फिर ये जो सिंपल वर्ड में जो हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करी है वो इंडिकेट कर रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये AD आर्म का, AD आर्म का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो। और अगर हम लोग देखें ये जो AD आर्म है वो ये रेक्टेंगुलर लूप की ब्रेथ है, तो ये जो AD आर्म है इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं B, क्योंकि जो AD आर्म है उसके ये रेक्टेंगुलर लूप की ब्रेथ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है ये AN और ये जो DN है, ये जो हमने जो हॉरिजॉन्टल लाइन और जो वर्टिकल लाइन जो ड्रॉ करी है वो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अभी उसका हमें मैग्नीट्यूड भी फाइंड आउट करना होगा। तो उसके मैग्नीट्यूड को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग कंसीडर कर लेते हैं ये पूरा ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं। ये हमें राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है, ये है थीटा, ये जो एंगल बन रहा है ये है थीटा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो राइट एंगल ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो होगा B। क्योंकि अगर हम लोग देखें, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये जो रेक्टेंगुलर जो लूप है ये रेक्टेंगुलर लूप में ये जो AD है AD आर्म वो ये रेक्टेंगुलर लूप की ब्रेथ है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये जो AD आर्म होगा वो B के बराबर में होगा, क्योंकि ये जो AD आर्म है रेक्टेंगुलर लूप की ब्रेथ है। और ये है ट्राइंगल का, ये जो हमने जो ट्राइंगल कंसीडर की है, ये हमने जो ट्राइंगल पूरा जो कंसीडर की ये है ट्राइंगल का बेस और ये है ट्राइंगल का परपेंडिकुलर। और अगर ट्राइंगल का परपेंडिकुलर अगर x होता है और ये जो ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है इसको हम लोग मान लेते हैं x। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो ट्राइंगल का जो परपेंडिकुलर है इसको हमने मान लिया x,
तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन ऑफ एंगल फाइंड आउट करें, यहाँ पर हम लोग सेम ट्राइंगल कंसीडर करें, ये बेस, ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज बी। तो यहाँ पर अगर हम लोग साइन ऑफ थीटा फाइंड आउट करें तो जो साइन ऑफ थीटा होगा वो होगा परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो जो परपेंडिकुलर है वो है एक्स और जो हाइपोटेन्यूज है वो है बी, जो हाइपोटेन्यूज है वो है बी। तो हमें यहाँ पर मिल जाएंगी एक्स के लिए वैल्यू एक्स इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर देखिए जो एक्स है वो क्या है, यहाँ पर जो हमने जो वर्टिकल जो लाइन है, यहाँ पर जो हमने जो वर्टिकल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ किया था उसको हमने कंसीडर किया था एक्स, और ये जो एक्स है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है बी साइन ऑफ थीटा। मतलब ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो है बी साइन ऑफ थीटा। सिमिलरली ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी उसका भी जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बी साइन ऑफ थीटा होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग देखें जो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। ये जो एडियाम पर ये दोनों जो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं F1 फोर्स और F2 फोर्स, दोनों जो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में डिस्कस किया था, अगर फोर्सेस का अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उस केस में परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी कांस्टेंट होता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होता है वो सेम होता है, ये हमने मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में अच्छी तरीके से डिस्कस किया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें F1 फोर्स और F2 फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम होने की वजह से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ये वर्टिकल लाइन और ये जो हमने जो लाइन ड्रॉ की है हॉरिजॉन्टल परपेंडिकुलर डिस्टेंस और ये जो वर्टिकल जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि जो फोर्सेस का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये वाली जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका मैग्नीट्यूड भी बी साइन ऑफ थीटा होगा और ये वाली परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी मैग्नीट्यूड बी साइन ऑफ थीटा होगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो टॉक है, टॉक के लिए हमारे पास रिलेशन होता है फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो है आई एल बी और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड है वो बी साइन ऑफ थीटा। तो यहाँ पर जो कैपिटल लेटर ये जो बी है जो कि इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम लोग साइन ऑफ थीटा के साथ एज्यूम करेंगे। तो जब हम लोग ये लेंथ और ब्रेथ को अगर हम लोग साइमल्टेनियसली अगर हम लोग लिखे तो हमें मिल जाएगा, मतलब ये जो लेंथ और जो ब्रेथ अगर इसको हम लोग साथ में अगर लिखे तो हमें मिल जाएगा ये रेक्टेंगुलर लूप का एरिया। तो लेंथ और ब्रेथ की जगह हम लोग कंसिडर कर लेंगे एरिया और हमें मिल जाएगा टॉक टाउ इज इक्वल टू आई ए बी साइन ऑफ थीटा। मतलब ये जो लेंथ और जो ब्रेथ है इसको हमने साथ में कंसीडर किया, जिसके वजह से हमें रेक्टेंगुलर लूप का एरिया मिल गया और बी साइन ऑफ थीटा वैसा हमने लिखा। तो ये जो टॉक होगा उसके लिए हमें ये रिलेशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें एक स्पेशल फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल। ये जो मैग्नेटिक डायपोल होती है इसको हम लोग ये मैग्नेटिक डायपोल को हम लोग डिनोट करते हैं एम से, और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका जो वेक्टर फॉर्म होता है कुछ इस तरीके का होता है, इसका स्केलर फॉर्म कुछ इस तरीके का होता है। ये हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जब अगर हम लोग एक एरिया है और वो एरिया में अगर करंट फ्लो हो रहा है, अगर वो एरिया और करंट को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिल जाता है मैग्नेटिक डायपोल। और जो मैग्नेटिक डायपोल होता है उसको हम लोग कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। तो ये मैग्नेटिक डायपोल का स्केलर फॉर्म है जो कि इंडिकेट कर रहा है मैग्नीट्यूड को, और ये मैग्नेटिक डायपोल का वेक्टर फॉर्म है। वेक्टर फॉर्म इंडिकेट करेगा डायरेक्शन को। तो जो मैग्नेटिक डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो एन कैप की डायरेक्शन में होता है। और ये जो एन कैप हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, जो रेक्टेंगुलर जो लूप है उसका जो एरिया उसको इंडिकेट कर रहा है ये एन कैप। ये जो एन कैप है रेक्टेंगुलर लूप का जो एरिया है उसका जो डायरेक्शन है उसको इंडिकेट कर रहा है एन कैप। तो जो मैग्नेटिक डायपोल का जो डायरेक्शन होगा जो कि होगा मैग्नेटिक डायपोल का जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप के बराबर में होगा। मतलब जो मैग्नेटिक डायपोल का भी जो डायरेक्शन होगा वो जो एरिया होगा उसके साथ परपेंडिकुलर होगा। जो रेक्टेंगुलर जो एरिया होगा या फिर कोई भी एरिया होगा उसके साथ परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक डायपोल का डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोग आई ए की जगह सब्सटीट्यूट कर देंगे एम, तो हमें मिल जाएगा टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा। यहाँ पर अगर हम लोग ये रिलेशन को अगर हम लोग देखें टाउ इज इक्वल टू एम बी साइन ऑफ थीटा, ये हमें दो वेक्टर्स का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है। यहाँ पर अगर हम लोग देखें ये एम बी, यहाँ पर जो एम है वो मैग्नेटिक डायपोल का मैग्नीट्यूड, और ये जो मैग्नेटिक डायपोल जो वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड, और जो बी है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो साइन थीटा है वो दोनों के बीच का एंगल है। हमने यहाँ पर डिस्कस किया था जब भी हम लोग कोई दो वेक्टर्स के बीच में अगर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं और दोनों के बीच का साइन ऑफ एंगल। तो सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें यहाँ पर जो एम है वो इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक डायपोल वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो बी है वो इंडिकेट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और यहाँ पर अगर हम लोग देखें जो साइन ऑफ थीटा वो दोनों के बीच के एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख लेंगे एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्योंकि हमें मालूम है कोई भी दो वेक्टर्स के बीच का जब हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या फिर क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करते हैं तो दोनों का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का साइन ऑफ एंगल। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमने एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्यों कंसीडर किया, बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर भी तो कंसीडर कर सकते थे। तो उसका रीजन जानने से पहले हम लोग देख लेते हैं सबसे पहला जो टॉक का जो डायरेक्शन होगा वो कैसा होगा। टॉक का डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए रोटेशनल मैकेनिक्स में हमने डिस्कस किया है
टॉक का अगर हमें डायरेक्शन फाइंड आउट करना हो तो बेसिकली जो राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर होती है उसको हम लोग जो डायरेक्शन होता है रोटेशन का, वो डायरेक्शन में हम लोग अलाइन कर लेते हैं। मतलब अगर हम लोग देखें जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, जो रोटेशन का जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, तो कर्ल्ड फिंगर होगी उसको हम लोग कुछ इस तरीके से अलाइन कर लेंगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग अलाइन कर लेंगे। तो जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा फोर्स का डायरेक्शन, टॉक का डायरेक्शन जो कि होगा अंदर के तरफ। तो जो राइट हैंड की जो कर्ल्ड फिंगर होगी उसको हम लोग डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कि उसमें हम लोग अलाइन करेंगे, या फिर जो रोटेशन का जो डायरेक्शन होगा वो कर्ल्ड फिंगर इंडिकेट करेगी और जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा टॉक का डायरेक्शन। तो जो टॉक का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर के तरफ होगा, नॉर्मली इनवर्ड्स होगा, मतलब ये जो पेज होगा उसके अंदर होगा। और सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पर देखें, अगर हम लोग एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो हमें एक डायरेक्शन मिलता है जो कि अंदर के तरफ मिलता है, और वही डायरेक्शन हमें चाहिए क्योंकि जो टॉक का जो डायरेक्शन है वो अंदर के तरफ है। अगर हम लोग राइट हैंड की कर्ल्ड फिंगर को अगर हम लोग पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ लेके जाए, कर्ल्ड फिंगर को अगर हम लोग एम वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ लेके जाए, तो जो थंब होगा वो इंडिकेट करेगा डायरेक्शन जो कि अंदर के तरफ होगा, और जो अंदर के तरफ का जो डायरेक्शन है वही टॉक का डायरेक्शन है। तो इसलिए यहाँ पर हमने कंसिडर किया है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अगर टॉक का डायरेक्शन अगर बाहर होता तो हम लोग बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर कंसिडर करते हैं। तो ये है वेक्टर फॉर्म टॉक का जो कि एक्ट करेगा रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप के ऊपर। मतलब ये जो इक्वेशन है ये वेक्टर फॉर्म है टॉक का जो कि एक्ट करेगा रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग लूप के ऊपर। तो जो करंट कैरिंग लूप के ऊपर जो टॉक एक्ट करेगा वो डिपेंड करेगा मैग्नेटिक डायपोल और जो मैग्नेटिक फील्ड है दोनों के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के ऊपर या फिर दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के ऊपर। जब गैल्वेनोमीटर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये जो रेक्टेंगुलर लूप पे जो टॉक एक्ट करता है उसके बारे में हमें बहुत अच्छी तरीके से पता होना चाहिए, तभी गैल्वेनोमीटर का प्रिंसिपल हमें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और हमें ये भी पता होना चाहिए अगर फोर्स अगर कांस्टेंट होता है तो उस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो सेम होता है। अगर फोर्स का अगर मैग्नीट्यूड सेम होता है तो उस केस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वो कांस्टेंट होता है।